तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है क्लास 11th में, इससे पहले हम लोगों ने हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी क्रम में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। जब कोई परमाणु कक्षक एक कक्षीय स्तर से दूसरे कक्षीय स्तर में आता है तो उससे आपके पास एक लाल प्रकाश उत्पन्न होता है। वो लाल प्रकाश अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट में देखते हैं तो उसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोगों के पास होता है वो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये जानते हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जब परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन एक कक्षीय स्तर से दूसरे कक्षीय स्तर में पहुंचता है, तो एक कक्षीय स्तर से दूसरे कक्षीय स्तर में वो नीचे की ओर आता है तो वो हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसी को हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा। चलिए समझते हैं क्या होता है। तो इधर ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। ये हम लोगों के पास परमाणु का नाभिक, ये परमाणु कक्षक। ठीक है, अब कोई सा भी परमाणु कक्षक आप ले लीजिए। इन कक्षकों पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में प्रवेश करता है तो इससे एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी। और इसी एनर्जी को हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इसे हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एनर्जी जो होता है बाहर करता है, इसे ही हम लोग जो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आया। फिर आता है सेकेंड टर्म हम लोगों के पास है इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम मैं यहाँ समझा देता हूँ। उसमें होगा कुछ नहीं, आपके पास जो एनर्जी होगा उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं परिभाषा।
तो ये जो होता है हम लोगों के पास अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, ऊर्जा को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षीय स्तर से उच्च कक्षीय स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसे हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये परिभाषा मैंने लिख दिया। अब कैसे होता है तो डायग्राम देखिए, ये आपके पास निम्न कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या देंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है। एनर्जी देंगे, इस निम्न कक्ष के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च कक्षा में प्रवेश करता है, इसी को हम लोग अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये नोट करिए। फिर बोर मॉडल का दोष देखते हैं। तो बोर परमाणु मॉडल का दोष क्या क्या होता है ये जानते हैं। हमने पूरे बोर का परमाणु मॉडल डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो यहाँ हम लोग डिस्कशन करते हैं बोर का परमाणु मॉडल जो होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही संभव है, ठीक है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो उसी के लिए बोर का परमाणु मॉडल लागू होता है। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया। फिर इनकी दूसरी कमी ये है कि ये स्टार्क और जीमान प्रभाव जो होता है उनका वर्णन करने में या उनको समझाने में क्या रहा, ये असफल रहा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो पहला पॉइंट, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए हो। तो ये रहा हम लोगों के पास बोर परमाणु मॉडल का दोष। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो होता है आपके पास स्टार्क व जीमान प्रभाव जो होता है, जीमान इफेक्ट, इनको समझाने में असफल रहा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनके अनुसार परमाणु का जो कक्षक होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, जबकि सोमरफील्ड के अनुसार परमाणु का कक्षक दीर्घ वृत्ताकार होते हैं, ठीक है। तो ये इनका दोष है। बाकी आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, ठीक है, और क्या क्या दोष होता है। तो चलिए ये नोट करिए। अब इसके बाद इसका पार्ट सेकेंड, जो कि द्वैत प्रकृति होता है पदार्थ का, ठीक है। द्वैत प्रकृति का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे करने वाले हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट डे जो है हम लोग द्वैत प्रकृति का वर्णन करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ के रखिए, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।